हम पढ़ रहे हैं यूनिट 1 का थ्योरी चैप्टर। पहला क्वेश्चन, स्टेट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम। Costs are classified into various categories according to their characteristics. Generally, costs are classified as अब पहला है एलिमेंट वाइज, दूसरा फंक्शंस और ऑपरेशंस, तीसरा नेचर और बिहेवियर, फिर टाइम, पीरियड और प्रोडक्ट एंड मैनेजरियल डिसीजन। तो पहला है कॉस्ट, दूसरा फंक्शन, तीसरा नेचर, टाइम, पीरियड एंड मैनेजरियल डिसीजन। एलिमेंट वाइज का मतलब क्या होता है? एलिमेंट वाइज का मतलब होता है कि दे आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, अदर एक्सपेंसेस, वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है, विच कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी जो आपने ओवरहेड्स चैप्टर पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, राइट? तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? द कॉस्ट विच कैन डायरेक्टली बी आइडेंटिफाइड विद अ पर्टिकुलर जॉब, प्रोसेस और यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। आप एक बेंच बना रहे हैं तो उस बेंच में कितना लकड़ा जाएगा, वो डायरेक्ट कॉस्ट है, राइट? डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैन बी डायरेक्टली चार्ज टू द प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल लिखना है। वुड यूज्ड इन मेकिंग वुडन फर्नीचर, yarn used in weaving cloth, wages paid to weaver are examples of direct cost। तो कभी कभी डायरेक्ट कॉस्ट पे अगर शॉर्ट नोट आ जाता है तो ये लिखना है। डायरेक्ट कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेसेबल कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? Indirect cost या overheads are those expenses which cannot be charged directly to a cost unit but are allocated to job process or units produced। मतलब जैसे overheads आपने सीखा है, यहाँ सीखेंगे कि हम फैक्ट्री रेंट को एरिया ऑक्यूपाइड में डिवाइड करते हैं, तो क्योंकि वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। कैंटीन एक्सपेंसेस को हम नंबर ऑफ वर्कर्स में डिवाइड करते हैं, तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। Indirect costs are common costs. Such expenses are not incurred for a particular job, but are incurred for whole business unit, right? Factory rent, indirect material, factory lighting, जैसे factory lighting लाइट पॉइंट्स में जाती है, आर एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो ये था एलिमेंट वाइज। दूसरा है फंक्शन वाइज। Overheads are classified into three groups on the basis of functions. फैक्ट्री ओवरहेड्स जो फैक्ट्री की चार दीवारी में हो, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जो ऑफिस की चार दीवारी में हो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग ओवरहेड्स होते हैं जो माल डिमांड क्रिएट करने के लिए जो खर्चे होते हैं, उसको हम सेलिंग ओवरहेड्स कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स क्या होते हैं? उस डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए जो खर्चे होते हैं उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कहते हैं। जैसे एडवर्टाइजमेंट करते हो, तो जो एडवर्टाइजमेंट है, राइट, वो सेलिंग है। पर डिलीवरी मैन एक्सपेंस, क्योंकि अब आपको ऑर्डर मिलने लगे, आपने डिलीवरी वैन एक्सपेंस किया, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है। तो सेलिंग ओवरहेड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड्स। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स पे क्या लिखना है? द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस व्हिच अराइज इन कनेक्शन विद मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस एंड इनकर्ड विद इन फोर वॉल्स ऑफ फैक्ट्री, फोर वॉल्स ऑफ फैक्ट्री आर कॉल्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर इंक्लूडेड टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स यूज करने पड़ते हैं। आपने फैक्ट्री कॉस्ट सीखा होगा, अगर आपने लेबर और ओवरहेड चैप्टर सीखा है तो उसमें हम फैक्ट्री कॉस्ट निकालते थे। फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स: फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री। अभी ये याद नहीं पड़े तो अगर मान लीजिए आपके टेक्स्ट पेपर में ओवरहेड्स का समय, तो वहां से कुछ खर्चे डाल देना, पावर, फ्यूल, डिप्रिसिएशन और प्लांट, रिपेयर टू प्लांट। सो ये इज वेरी सिंपल। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिस ओवरहेड्स। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस व्हिच अराइजेस इन कनेक्शन विद मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटरप्राइज आर नोन एज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। मैनेजमेंट के खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इज अ कॉस्ट ऑफ फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, जो पॉलिसीज बनती हैं, डायरेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल प्रोसेस में जो कॉस्ट होता है उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कहते हैं। फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स: salary of office staff, office rent, depreciation on office building, insurance of office building, printing and stationery, audit fees, legal expense। ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स क्या होते हैं? ये एक्सपेंसेस हैं इनकर्ड इन कनेक्शन विद द सेलिंग फंक्शन। इट इंक्लूड्स डिलीवरी ऑफ गुड्स टू कस्टमर,
In small organizations where selling overheads form a small portion of total expense, they are included in administration overheads. अब ये इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो तो सेलिंग ओवरहेड्स अलग बनाते ही नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में ही उसको सेलिंग ओवरहेड्स में मर्ज कर देते हैं। इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन दे आर क्वाइट लार्ज एंड डेल्ट सेपरेटली। सेलिंग ओवरहेड्स इज डिस्टिंग्विश्ड विद डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब देखिए सेलिंग ओवरहेड्स और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स बेसिकली अलग अलग होते हैं। फॉर्मर यानी सेलिंग ओवरहेड्स आर कंसर्न्ड विद क्रिएटिंग डिमांड and securing orders. Later, yani distribution overheads is concerned with the dispatching goods to the customer. Selling overheads में क्या आता है? Advertisement, catalog price list, sales office expense, showroom expense. Distribution overheads में क्या आता है? Rent, taxes, insurance of warehouse, packing charges, delivery and expense, वो सब आते हैं। नेचर और बिहेवियर वाइज में ऑन द बेसिस ऑफ नेचर दो होते हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। फिर कभी कभी एक तीसरा भी आ जाता है, सेमी वेरिएबल। और सेमी वेरिएबल को अलग करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं, जिसमें से आपने एक हाई लो पॉइंट मेथड पढ़ा होगा। ओवरहेड्स बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे विथ लेवल ऑफ प्रोडक्शन, thus this classification is known as behavior wise classification. A third group may also be mentioned, comprising overheads which are partly variable. They are known as semi variable overheads. So semi variable overheads क्या होते हैं? Partly fixed, partly variable. Fixed overheads, अब these expenses are not affected by the level of output। ये आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, शॉर्ट रन में फिक्स्ड कॉस्ट होती है, पर लॉन्ग रन में फिक्स्ड कॉस्ट भी चेंज हो सकती है, क्योंकि जब आप सब्सटेंशियल एक्सपांशन करेंगे तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट भी चेंज होगी, डेफिनेटली इंक्रीज होगी। अब फिक्स्ड ओवरहेड्स क्या होते हैं? रेंट ऑफ अ फैक्ट्री, ऑडिट फीस, ये फिक्स्ड ओवरहेड्स है, जिसमें ऑफिस के भी एक दो एग्जांपल लिखने हैं, फैक्ट्री के भी एग्जांपल लिखने हैं। इंश्योरेंस, कैंटीन एक्सपेंस, राइट? कैंटीन में भी चाय वाय बनती हो तो ऐसा थोड़ी है प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो चाय ज्यादा पियेंगे। मैनेजर सैलरी, ये सारे फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं। इफ द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट विल गो डाउन एंड वाइस वर्सा। ये इकोनॉमिक्स में पढ़ा है आपने। वेरिएबल ओवरहेड्स भी आपने पढ़ा है। वेरिएबल ओवरहेड्स डायरेक्टली चेंज होते हैं विद द वॉल्यूम, कांस्टेंट रेशियो होता है बिटवीन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट एंड चेंज। फिर per unit variable cost does not change due to change in output, only total variable cost change. Semi variable overheads क्या होते हैं? Expenses which change in volume but change is not in direct proportion. Change तो होता है पर change direct proportion में नहीं होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको हम selling overheads कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन एक्सपेंसेस पहले जमाने में होते थे, अब तो मोबाइल एक्सपेंसेस हैं, राइट? बट they would increase in proportion of number of calls made after the fixed limit. Similarly, depreciation charge is semi-variable because some part is fixed, which is due to passage of time, and some part increases with the shifts according to time. Historical cost and predetermined cost. टाइम के हिसाब से हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट में जो हो चुका है उसको हम हिस्ट्री कहते हैं ना। बचपन में हिस्ट्री में मजा ही नहीं आता था ना, तो कॉस्ट में भी ऐसा होता है। कॉस्ट व्हिच आर डिटरमाइंड आफ्टर दे आर इनकर्ड, होने के बाद जो डिटरमाइन होते हैं उसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं। Such costs can be determined only after production is completed. Historical cost cannot be used for control process. सिर्फ वो हम estimations के लिए, फ्यूचर के लिए यूज कर सकते हैं, कंट्रोल प्रोसेस में यूज नहीं होता है। As they are based on the recorded facts, they can be verified based on evidence. Predetermined cost, the cost which are estimated and fixed before production start are called predetermined costs. They are based on past experience. If they are fixed scientifically, they are known as standard cost. When predetermined costs are compared with actual cost, variances arise होते हैं और steps लिए जाते हैं variances को कंट्रोल करने के लिए। प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होता है? प्रोडक्ट कॉस्ट है ना, जैसे डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स तक जो आप कंप्यूट करते हैं वो हम प्रोडक्ट कॉस्ट कहते हैं। दे आर आइडेंटिफाइड विद द प्रोडक्ट एंड इज आल्सो कॉल्ड एज फैक्ट्री कॉस्ट। तो प्रोडक्ट कॉस्ट को फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं। यूनिट्स until goods are sold, such costs are part of closing inventory, and when they are sold, they are transferred to cost of sales. जब तक माल बिकेगा नहीं तब तक क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट होता है फैक्ट्री कॉस्ट, और माल बिक जाता है तो फैक्ट्री कॉस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर हो जाती है, मतलब दैट बिकम्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पीरियड कॉस्ट, दे आर द कॉस्ट इनकर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम एंड नॉट आइडेंटिफाइड विद द प्रोडक्ट। मतलब देखिए, फैक्ट्री ओवरहेड्स तक जितनी भी कॉस्ट है वो फैक्ट्री कॉस्ट, उसके बाद जो भी है वो पीरियड कॉस्ट, राइट? They are deducted as expenses of the period during which they are incurred. Period cost is not included in the inventory. इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं होती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कॉस्ट इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं होती है। तो पीरियड कॉस्ट इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं होती है, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है या वन लाइनर है। Generally, cost of to production cost are considered as product cost, and administrative and selling expenses are treated as period cost. तो प्रोडक्शन कॉस्ट तक
considered, and administration and selling are treated as period cost. तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है, फैक्ट्री कॉस्ट तक, और एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड्स पीरियड कॉस्ट होते हैं. मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, उसमें मैनेजरियल मार्जिनल कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट, संक कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ये एक एक जो 6 पॉइंट्स है ना, हर एक पॉइंट में से कोई भी आ सकता है 5 मार्क में. मतलब मान लीजिए आपको आ गया मैनेजरियल डिसीजन के हिसाब से कॉस्ट क्लासिफिकेशन करिए, तो आपको मार्जिनल कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट, संक कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखना है 5 मार्क में. तो हेड पॉइंट्स लिखनी है और फिर आपको एक्सप्लेन करना है. मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, कॉस्ट टू प्रोविजन एडिशनल वन इंक्रीमेंटल यूनिट. मार्जिनल कॉस्ट इज दैट which includes only variable cost and does not include any fixed cost. Marginal cost is based on variable cost because fixed cost do not change in short term. Hence, management takes decision based on the variable cost. Relevant cost क्या होता है, जो relevant है. Relevant cost is any cost which is affected by a decision. अगर आप कोई decision making करते हैं और cost affect करती है तो उसको relevant cost कहते हैं. सपोज इफ कंपनी क्लोज डाउन अ ब्रांच, मान लीजिए एक प्रॉफिटेबल ब्रांच नहीं है, तो क्लोज डाउन के टाइम पे क्या देखती है, स्टाफ सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन एक्सपेंस आर स्टॉप्ड एंड आर नॉट पेड, देयरफॉर अबव कॉस्ट आर रेलेवेंट कॉस्ट. जो कॉस्ट हम फ्यूचर में पे नहीं करेंगे, अगर बंद कर देंगे तो उसको हम रेलेवेंट कॉस्ट कहेंगे. However, if the branch building is taken on lease rent is paid in advance. अब 10 साल के लिए अपने बिल्डिंग लीज पे ले ली है, 6 साल ही हुए हैं, 4 साल की बाकी लीज रेंट हमें वापस थोड़ी मिलेगी, तो वो इररेलेवेंट कॉस्ट है फॉर डिसीजन मेकिंग. डिफरेंशियल कॉस्ट, डिफरेंट लेवल्स पे जो कॉस्ट होती है उसको हम डिफरेंशियल कॉस्ट कहते हैं. डिफरेंशियल कॉस्ट में दो चीजें आती हैं, इंक्रीमेंटल कॉस्ट और डिक्रीमेंटल कॉस्ट, राइट. तो ये अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है सब चीजें, इंक्रीज और डिक्रीज इन टोटल कॉस्ट वगैरह, राइट, ड्यू टू चेंज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी इज कॉल्ड एज. फिर sunk cost, the cost which have been incurred in the past and which is irrecoverable is in a given situation is called as sunk cost or historical cost. Historical cost को sunk cost भी कहते हैं. Sunk cost include the future payments which are compulsory to be made. Future payments में भी कभी कभी sunk cost आता है, मतलब जो भी आप फ्यूचर में पे करने वाले हो और वो कंपलसरी है, डोंट हैव अ चॉइस, sunk cost. Sunk cost is irrelevant for decision making. तो ये एमसीक्यू है. कौन सी कॉस्ट इररेलेवेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए, तो संक कॉस्ट इररेलेवेंट है. जैसे मान लीजिए आप रिप्लेसमेंट करते हैं मशीन का, तो कैपिटल लॉस या बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन इज अ संक कॉस्ट. आपको कहेगा गिव एग्जांपल ऑफ संक कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज यूजफुल कॉन्सेप्ट इन मैनेजरियल डिसीजन व्हेन अ मैनेजर इज कंसीडर्ड टू अल्टरनेटिव्स, कंसीडरिंग टू अल्टरनेटिव्स एंड सिलेक्ट वन हैज टू फॉरगो द अदर. तो जो अदर जो फॉरगो हो रहा है उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अब इस पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग. तो जैसे यूनिट कॉस्टिंग, भाई यूनिट कॉस्टिंग कौन से इंडस्ट्री में लगता है, तो माइंस एंड क्वेरीज में लगता है, ब्रिक वर्क में लगता है, फ्लोर मिल पे लगता है, पेपर मिल पे लगता है, सीमेंट पे, स्टील प्लांट पे. यूनिट कॉस्टिंग मतलब जब आप एक ही प्रोडक्ट बनाओ, अब स्टील वाला तो सिर्फ स्टील बनाता है, तो एक ही प्रोडक्ट बनाता है तो यूनिट कॉस्टिंग लगता है. फ्लोर आटा चक्की वाला आटा ही बनाएगा तो यूनिट कॉस्टिंग लगेगा. पेपर मिल वाला पेपर ही बनाएगा, ब्रिवरीज में ब्रिवरीज बनाएगा तो वो यूनिट कॉस्टिंग लगेगा. पोल्ट्री फार्म, अब चिकन ही मिलेगा वहां पे, घोड़े तो मिलेंगे नहीं ना, तो वो यूनिट कॉस्टिंग, राइट. डेयरीज, यूनिट कॉस्टिंग. अब जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है, जैसे आप प्रिंटिंग प्रेस हुआ, विजिटिंग कार्ड हो गए, शादी के कार्ड हो गए, राइट, इनॉग्रेशन के कार्ड हो गए, तो वो सब जॉब कॉस्टिंग में होता है. गैरेज एंड रिपेयर शॉप, आप गैरेज में कभी गाड़ी सर्विस देने जाते हैं तो आपका जॉब कॉस्ट बनता है, तो जॉब कॉस्टिंग लगता है. पेंटिंग एंड डेकोरेटिंग, जॉब कॉस्टिंग, आप घर पेंट कराना है, जॉब कॉस्टिंग होगा. प्रोडक्शन ऑफ मेड टू ऑर्डर आर्टिकल्स, भाई जो कस्टमाइज्ड आर्टिकल्स बनते हैं उसके लिए जॉब कॉस्टिंग. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग किसके लिए होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स, शिप बिल्डिंग, ये इंपॉर्टेंट है, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है वो आते हैं. शिप बिल्डिंग में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लगता है. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स, बैच कॉस्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, दवाइयों में बैच कॉस्टिंग लगता है. हार्डवेयर में, बोल्ट्स में, नट्स में बैच कॉस्टिंग लगता है. बाइसिकल पार्ट्स में बैच कॉस्टिंग लगता है. प्रोसेस कॉस्टिंग, केमिकल वर्क्स, ऑयल रिफाइनरीज, पेंट, जो घर में पेंट कराते हैं ना, देखिए पेंट अगर आपको घर पे पेंट लगवाना है तो जॉब कॉस्टिंग है, पेंटिंग एंड डेकोरेटिंग. पर पेंट जो बनता है वो प्रोसेस कॉस्टिंग से बनता है, तो ध्यान से पढ़ना. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, सोप वर्क, कॉन्फिक्शनरी यानी जो टॉफियां बनती है, चॉकलेट बनते हैं, शुगर मिल्स, जिसमें प्रोसेस कॉस्टिंग लगता है. ऑपरेटिंग कॉस्टिंग,
रेलवे में, ट्रांसपोर्ट में, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में, वाटर सप्लाई, गैस सप्लाई, हॉस्पिटल्स, होटल्स। तो जनरली हॉस्पिटल होटल्स आता है, तो हॉस्पिटल होटल में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। रेल और रोड ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट आ गया तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। मल्टीपल कॉस्टिंग, ऑटोमोबाइल में मल्टीपल कॉस्टिंग लगता है। बाइसाइकिल मेकिंग में, अब देखो बाइसाइकिल मेकिंग में मल्टीपल कॉस्टिंग लगता है, जबकि अगर आप बाइसाइकिल पार्ट्स बनाते हैं पर्टिकुलर, तो कभी कभी जॉब कॉस्टिंग लगता है। अगर साइकिल को मैन्युफैक्चर कम कर रहे हैं तो वो मल्टीपल कॉस्टिंग में आएगा। बाइसाइकिल मेकिंग इंडस्ट्री, रोड एंड टेलीविजन मेकिंग, स्विंग मशीन्स मेकिंग इंडस्ट्री, टाइपराइटर मेकिंग इंडस्ट्री, इसमें मल्टीपल कॉस्टिंग लगेगा। फिर आता है कॉस्ट यूनिट, कि कौन से इंडस्ट्री में कौन सा कॉस्ट लगता है। जैसे पेपर मिल में तो पर किलो ऑफ पेपर होता है, ब्रिक वर्क में तो पर 1000 ब्रिक। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रिक जो है 1000 की क्वांटिटी में होते हैं, उनका रेट 1000 की क्वांटिटी में कोट किया जाता है। केमिकल इंडस्ट्री पर लीटर, पर केजी और गैलन। रेलवे ट्रांसपोर्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, पर टन किलोमीटर, यानी पर पैसेंजर पर माइल होगा, या अगर गुड्स ट्रेन होगी तो पर टन किलोमीटर। टेक्सटाइल तो पर मीटर ऑफ क्लोथ और पर बेल ऑफ क्लोथ। माइनिंग इंडस्ट्री पर टन ऑफ मिनरल। सीमेंट इंडस्ट्री पर टन ऑफ सीमेंट और पर बैग ऑफ सीमेंट। ब्रिवरीज पर बैरल ऑफ वाइन और बियर और पर लीटर ऑफ वाइन। फ्लोर यानी आटा, पर केजी ऑफ फ्लोर, क्विंटल ऑफ फ्लोर। इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री पर किलोवाट आवर्स, एंड होटल पर बेड और पर रूम। विश यू गुड लक।